निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमर हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला की जिंदगी सिर्फ इन्वेंशन या तारीफों तक सीमित नहीं है। उनके जीवन में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो समय के साथ दबा दिए गए हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां पे आप निकोला टेस्ला की लाइफ स्ट्रगल्स को देखेंगे, उनकी कंट्रोवर्सीज को देखेंगे और उनके साथ हुई धोखेबाजियों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं निकोला टेस्ला के बचपन से और ये जानेंगे कि उनके जीनियस होने की शुरुआत कैसे हुई। तो टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन, क्रोएशिया में हुआ, जो उस समय में ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था। बचपन से ही टेस्ला का दिमाग जो असाधारण था और उनका कहना था कि बचपन से उन्हें विजन्स आते थे और ऐसे सीन जो बाद में कभी कभी सच भी बन जाते थे। ये विजन उनकी क्रिएटिविटी और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का एक हिस्सा बन गए। टेस्ला के पिता का नाम था मिलुटिन टेस्ला। वो एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे और उनकी माँ का नाम था दुका मेंदिक, जो कि एक इंटेलिजेंट और इनोवेटिव महिला थी, जो किसी बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी इतना कुछ इन्वेंट कर चुकी थी। माँ से मिली ये क्रिएटिविटी टेस्ला के जो साइंस के प्रति लगन था उसका आधार बन गया। बचपन में ही उन्होंने सोच लिया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कुछ बड़ा करेंगे, पर उनकी फैमिली जो है चाहती थी कि वो एक अलग राह पर चले। तो टेस्ला के जीनियस की शुरुआत यहीं से हो गई थी, लेकिन उनका स्ट्रगल भी यहीं से शुरू हो गया था। तो 1884 में निकोला टेस्ला अमेरिका आए अपने बहुत सारे सपने लेके। जैसे लोग मुंबई जाते हैं वैसे उस टाइम पे वो अमेरिका गए और वो चाहते थे कि इन्वेंशन की दुनिया में मैं अपना एक नाम करूं। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करने का फैसला किया, जो कि उस टाइम पे बहुत ही फेमस इन्वेंटर थे। लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास सिर्फ एक छोटी सी रकम थी और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थी। उन्होंने एडिसन मशीन वर्क्स में इंजीनियर के रूप में नौकरी करना शुरू किया, इस उम्मीद से कि वहां उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, और मिला भी। एडिसन ने उन्हें डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए रखा था। टेस्ला ने अपने काम से जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने एडिसन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, जिनमें से डीसी जनरेटर का जो सुधार भी शामिल था, यानी डीसी जनरेटर में उन्हें कुछ इंप्रूवमेंट करनी थी। टेस्ला का विश्वास था कि जो एसी है यानी अल्टरनेटिंग करंट है, वो पावर सप्लाई का फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने में सक्षम था। दूसरी तरफ एडिसन का दिमाग कहता था कि जो डीसी सिस्टम है वो हमेशा उन्हीं के फेवर करेंगे, क्योंकि इसका दो रीजन थे। सबसे पहला तो एक, उनको लगता था कि डीसी सिस्टम अच्छे हैं। दूसरा, उनका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है डीसी के ऊपर ही काम कर रहा था। ठीक है, उनका बिजनेस जो था वो डीसी सिस्टम के ऊपर ही था। तो एडिसन ने एसी को अनसेफ बताया और इम्प्रैक्टिकल बताया, जबकि टेस्ला ने इसे एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव साबित किया। एडिसन ने एक बार टेस्ला से कहा कि अगर वो डीसी जनरेटर को सुधार देंगे तो उन्हें $50,000 का इनाम मिलेगा। टेस्ला बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत मेहनत करके काम में लग गए और उन्होंने उसे सुधार भी दिया। लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आई तो एडिसन ने कहा कि यार तुम अमेरिका का ह्यूमन नहीं समझे, हम लोग ऐसी मजाक में कह देते हैं। ये सुन के टेस्ला को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तुरंत ही नौकरी छोड़ दी। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद भी अपने जो एसी सिस्टम थे उस पर काम करना जारी रखा। उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ पार्टनरशिप की, जो कि एक और बड़े इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। एडिसन ने एसी को बदनाम करने के लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किए, एग्जाम्पल दिए। उन्होंने जानवरों को इलेक्ट्रोक्यूट करके दिखाया ताकि लोग जो है एसी से डरे, और इस युद्ध को वार ऑफ करंट कहा गया। यानी कि एसी सिस्टम के बेसिस पे और जो डीसी सिस्टम के जो वॉर चल रहा था, यानी टेस्ला और एडिसन के बेस पे, वो जो वॉर था उसे वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जाना गया। लेकिन अंत में टेस्ला का जो एसी सिस्टम है वो सफल रहा और आज भी आप जानते होंगे ज्यादातर सिस्टम एसी पे ही काम करते हैं। लेकिन इस युद्ध के दौरान टेस्ला को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बिजनेस में जो धोखा मिला उसका सामना करना पड़ा। उनकी पहचान भी दबा दी गई, लेकिन आज उन्हें एक महान आविष्कारक के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं टेस्ला के एक ऐसे सपने की जो अगर पूरा हो जाता तो आज दुनिया का जो एनर्जी सिस्टम है वो बहुत ही अलग होता। उस सपने का नाम है वार्डेनक्लिफ टावर। टेस्ला का विश्वास था कि इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल की जा सकती है, यानी पहुंचाई जा सकती है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना भी शुरू कर दिया था। तो 1901 में टेस्ला ने वार्डेनक्लिफ टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो न्यूयॉर्क के शोरहम एरिया में बन रहा था। ये टावर एक मासिव वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन होने वाला था, जो रेडियो सिग्नल्स और बिजली को दोनों को ही बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के, यानी कि बिना जो टावर है, टावर के बीच में तार होता है, उसके बिना ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन हर नए आइडिया के साथ एक समस्या भी आती है, और टेस्ला के जितने भी सपने थे उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो था पैसा।
ये प्रोजेक्ट जेपी मॉर्गन जैसे बड़े फाइनेंशियल की मदद से चालू हुआ था, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इनिशियली तो टेस्ला को पैसे दे दिए, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा वैसे एक बड़ी समस्या आने लगी कि अगर बिजली फ्री होने लगी तो एनर्जी कंपनीज का क्या होगा। तो जेपी मॉर्गन ने जब देखा कि जो टेस्ला का प्रोजेक्ट है वो एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है जिसमें लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है पैसे बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे, तो उन्होंने जो अपनी फंडिंग वापस ले ली। ये एक ऐसा मोमेंट था जब टेस्ला का जो सपना था वो बिखर गया था। एक विजनरी साइंटिस्ट जो दुनिया में फ्री एनर्जी देना चाहता था, उसका प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। टेस्ला ने कई बार और इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बड़ा व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे जो वार्डनक्लिफ टावर का कंस्ट्रक्शन था वो रुक गया और जो काम हो चुके थे उसे भी इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया क्योंकि फंडिंग नहीं थी। टेस्ला का फाइनेंशियल स्टेटस भी दिन प्रतिदिन खराब होता गया और एक टाइम था जब उनके पास दुनिया भर के पेटेंट्स थे और एक टाइम तब आया जब उनके पास खुद के खर्चे उठाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो 1917 में जब टेस्ला के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल डेट्स हो चुके थे तो वार्डनक्लिफ टावर को तोड़ दिया गया। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये एक एनिमी स्पाई टावर जैसा लगता है, लेकिन असल वजह ये थी कि जो टेस्ला के सपनों को जमीन से मिटा दिया गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। जो प्रोजेक्ट दुनिया के एनर्जी सिस्टम को हमेशा के लिए बदल सकता था उसे छुपा दिया गया, उसे इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया और उसके नाम जो है धीरे धीरे लोगों के जहन से मिटा दिया गया। लेकिन एक सवाल है जो आज भी खड़ा होता है, वो ये है कि क्या सच में वार्डनक्लिफ टावर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया, या फिर इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी थी जो सच में एनर्जी कंपनीज और गवर्नमेंट को डराती थी। क्या टेस्ला सच में एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां पे पावर जो है बिल्कुल फ्री होती, यानी कि आज जो हम बिजली बिल दे रहे हैं वो हमें बिल नहीं देना पड़ता, हम फ्री यूज कर रहे होते सब कुछ एक तरह से, क्योंकि इंटरनेट के लिए हम पे कर रहे होते लेकिन बाकी जो बिजली है वो फ्री मिलती। अब बात करते हैं उनके कुछ डार्क ट्रुथ्स के बारे में और गवर्नमेंट को उनसे डर क्यों लगता था इस बारे में। तो निकोला टेस्ला एक ऐसे आविष्कारक हैं जो अपने समय से कई कदम आगे चल रहे थे। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किए थे जो दुनिया को हिला देने की क्षमता रखते थे। इनमें से एक था डेथ रे या फिर टेलीफोर्स। वो एक ऐसा वेपन का विचार था जो युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर देता, यानी जिसके पास ये आविष्कार होता वो दुनिया जीत लेता। इस आविष्कार के कारण जो है कई रहस्य हैं, कई कंट्रोवर्सीज भी हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाई हैं। 1930 में, उस दशक में टेस्ला ने एक ऐसे पार्टिकल बीम वेपन का कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको उन्होंने टेलीफोर्स का नाम दिया। उनका दावा था कि ये वेपन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को इतनी तेजी से फायर करेगा, ये जो 250 माइल्स है यानी 400 किलोमीटर दूर तक विमानों को गिरा सकता है, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जमीन में बैठे बैठे 400 किलोमीटर दूर जो भी एरोप्लेन हैं, एयर अटैक होंगे, उनको आप तबाह कर सकते हो। इसके अलावा ये बहुत सारे आर्मी को भी खत्म कर सकता है। टेस्ला का कहना था कि ये वेपन इतना पावरफुल होगा कि ये किसी भी देश की सीमा को सुरक्षित रखने में सक्षम है और इससे युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जिसके पास ये होगा कोई उससे पंगे क्यों नहीं लेगा। टेस्ला की मौत के बाद उनके जो सभी डॉक्यूमेंट्स थे और रिसर्च को यूएस सरकार के ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी ने कब्जा में ले लिया। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय का था और जब सरकार को डर था कि टेस्ला की जो डेथ रे है, अगर ये आविष्कार दुश्मन के हाथ में चली गई तो वो उसका कुछ और यूज कर सकते हैं, यानी वो उनके लिए खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, टेस्ला की जो कहानी थी वो एक ऐसे इंसान की थी जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्हें कोई इज्जत नहीं मिली जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। एक समय था जो अपने जो दिमाग से वो इतने सारे इन्वेंशन देना चाहते थे दुनिया को, और वही टेस्ला अपने लाइफ के आखिरी दिनों में नियो के जो एक छोटा सा होटल था उसका रूम नंबर 3327 में अकेले और गरीब के तौर पर मर गए। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक साइंटिस्ट की ट्रेजेडी पर नहीं है बल्कि इंसान के सपने को बिखरता हुआ दिखाती है। टेस्ला की मौत 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्कर होटल में हुई है। जब उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो एक अकेला बेजान शरीर पड़ा हुआ था। वो इंसान जो कभी दुनिया के सबसे बड़े विजनरी माने जाते थे, उनकी मौत एक भूले बिसरे व्यक्ति की तरह हुई। कहा जाता है कि उनके पास पैसों की इतनी कमी थी कि वो अपना खुद का खाना तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते। उनका ज्यादातर वक्त कबूतरों को खिलाने में और उनसे बातें करने में चला जाता था। एक तो उनको कबूतरों का पता नहीं क्या इतना ऑब्सेशन था, बट हाँ, उनको बहुत मजा आता था जब उन्हें खाना खिलाते थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला का नाम जानबूझकर हिस्ट्री से मिटा दिया गया था, या वो सिर्फ एक जीनियस थे जो समझ नहीं पाया कि दुनिया में सिर्फ ब्रिलियंस ही नहीं चलती बल्कि पावर और पॉलिटिक्स भी जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप हमें भी सपोर्ट कर सकें। तब तक के लिए